इनका एजेंडा सिर्फ एक है, इक़्तिदार है। दूसरी बात है एहतसाब के खिलाफ जंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, बात यह है कि फैसले जो हैं वो सारे होने होते हैं ड्राइव इन से। तो ये ऑडियो क्लिप जो है ये आपको उन्होंने एक सैंपल दिया है, ये तो पूरा मॉडल ही इस पे चलता है। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रहे थे आप लोगों की सहाफत की मुंह को बंद करने के लिए, वो क्या था? वो अदालत और ने कैंसिल कर दिया था। मैनेजमेंट इनका एजेंडा सिर्फ एक है, इक़्तिदार है। दूसरी बात है एहतसाब के खिलाफ जंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, बात यह है कि फैसले जो हैं वो सारे होने होते हैं ड्राइव इन से। तो ये ऑडियो क्लिप जो है ये आपको उन्होंने एक सैंपल दिया है, ये तो पूरा मॉडल ही इस पे चलता है। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रहे थे आप लोगों की सहाफत की मुंह को बंद करने के लिए, वो क्या था? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? स्टोरीज सुना रहे हैं और हर डेट के ऊपर आप आके एक नई स्टोरी सुना देते हैं और जो है वो जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद केपीके के अंदर उन्होंने आज एडमिट किया कि केपीके पुलिस के कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हैं और एडवोकेट्स इसमें बहुत सारे हैं जो बड़ी स्ट्रांग रेजिस्ट कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुकूमत में आते ही उनके रास्ते की रुकावटें आस्ते आस्ते करके दूर होती हुई नजर आ रही। हुकूमत में आते ही पहले अहम ओहदों पर मनपसंद तैनातियां की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात करने वाले अफसरान को तब्दील किया गया। हुकूमत केस पर किस तरह असरअंदाज होती है, ये कल FIA के मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने खुद एक इंटरव्यू बताया। क्या कहा उन्होंने, पहले सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और जनाब, आज गवर्नर पंजाब की तैनाती का मामला भी बिल आखिर हल हो गया है, जिसके बाद अब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना बनाने की मुश्किल आसान हो जाएगी। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी जिस मकसद के लिए हुकूमत में आए थे वो एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई से गरीब आवाम का बुरा हाल है, बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मुल्क दिवालिया होने के करीब हो चुका है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत को बस अपने मामला सीधे करने हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए यह करना इतना भी आसान नहीं लगता जनाब, जितना वो सोच रहे हैं। क्योंकि साबिक वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम को खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं। खान साहब ने आज पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए हुकूमत को वार्न किया है कि अगर उन्होंने रुकावटें खड़ी की तो हम प्लानिंग करके जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया तो स्ट्रेटजी कुछ और होगी, अगर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो लाहिमल कुछ और होगा, और यकीनन वो ऐसा होगा कि जनाब केपी की पुलिस इस्तेमाल की जाएगी। और केपी के वज़ीर आला ने भी इस हवाले से बयान दिया है। इस पर राना सनाउल्लाह से मजीद बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। लेकिन थोड़ी देर में मुझे वो ज्वाइन करेंगे, गालिबन 11:30 बजे तक मुझे ज्वाइन कर चुके होंगे। लेकिन इस वक्त हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुबारक हो, गवर्नर आ गया आपके सूबे का। जनाब, अगर आप समझते हैं कि एक गैर आईनी हुकूमत के गवर्नर का आना मुबारकबाद डिजर्व करता है, बात कबूल करते हैं, लेकिन सच ये है। सर आप नहीं भी करते तो मैं क्या कर लेता सर। नहीं, आप बिल्कुल मुबारकबाद दें, लेकिन देखें बात तो ये सच है कि इस वक्त जो सूबे के अंदर वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद हैं, जो अपने आप को वज़ीर आला कहते हैं, उनके 25 वोट तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जी वोट काउंट ही नहीं होते, और वो अदालत में मामला दोबारा जी ज़ेर बहस भी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो अराकीन थे, जो मुनर्रिफ अराकीन थे, जो डीसीट हुए, उसमें से 5 तो फौरी नोटिफाई होने थे, जो अननोन वजूहात की वजह से हो नहीं रहे। वो जैसे ही होंगे हमारा नंबर फिर बढ़ जाएगा। पतली डोरी से जो लटकी हुई है गवर्नमेंट, वो अपना गवर्नर ले आई है। बहरहाल तो अवाम को मुबारकबाद मेरा ख्याल बनती है, और बनती इसलिए है कि इस दफा एक बहुत अच्छी चीज हुई है, और वो ये हुई है कि ये तमाम पार्टियां इकट्ठे अवाम के सामने एक्सपोज हो गई हैं। इनको ये पता चल गया है कि इनकी इक़्तिदार से इतनी मोहब्बत है, और ये इक़्तिदार से उसी तरह चिमटे रहना चाहते हैं जैसे मक्खियां जो हैं वो शीरे के साथ चिमटे रहना चाहती हैं, और उसके लिए उनके अंदर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ एक है, इक़्तिदार है। दूसरी बात है एहतसाब के खिलाफ जंग।
और ये भी पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये अपने आप को NRO 2 देने आए हैं। वही बात हुई, आपने अभी वो सुनवाई भी वीडियो, लेकिन आपको पता है कि पहले दिन आकर जो पहला हुक्म था, अभी ओथ लिया नहीं था शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये प्रोसिक्यूटर जो अदालत में पेश ना हो। और फिर उसके बाद हर तरह से असरअंदाज हुए, लोगों को जबरी रुखसत पे भेजा गया, डॉक्टर रिजवान पे इतना प्रेशर पड़ा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी जहाँ भर ना हो सके। और मतलब ये पूरा एजेंडा, और अब नैब कानून के अंदर जो तरामीम आई, सारे का सारा मकसद है अपने आप को NRO। लेकिन ग्राउंड तो आपने दिया ना उनको, जो तरामीम करनी थी, इस्लाहात। और मैं अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहा हूं तो कहते हैं इस्लाहात नहीं है, ये इस्लाहात कोई अच्छी बेहतरी के लिए होती है, ये इस्लाहात नहीं है। लेकिन सर इसके लिए ग्राउंड तो आपने ही दिया ना, आप पार्लियामेंट का रास्ता छोड़ के चले गए, आप वहां पर खड़े रहते हैं, आप लोग खुद कहते हैं 2 वोटों के वजीर आजम है, तो सर आपने फिर पार्लियामेंट क्यों छोड़ा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे होते तो इन्होंने ये बिल पास करवाने थे। ये जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने बैठ के, ऑपोजिशन में बैठ के इन बिल्स को नहीं रोक सकते थे। इनका मकसद ही अपने आप को NRO 2 देना था। आप हमारी हिकमत अमली पे सवाल जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन आप ये समझें कि इनके आने का मकसद ही यही था, अपने आप को NRO 2 देना और ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों के हक पे डाका डालना। ये मकसद पूरा किए बगैर इन्होंने जाना नहीं था, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। ठीक है, वही बात सच हुई। जहां तो अभी भी नहीं रहना, वो तो कह रहे हैं अगस्त 2023 तक ही जाना है। लेकिन सर पार्लियामेंट में वापसी हो रही है आपकी, कल अगर कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला आता है उसको पहले प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लेट सपोज अगर पुरअमन एहतजाज का हक है और जाहिर सी बात हमारी जमहूरियत में है, तो सर आप डी चौक जाएंगे, आप पार्लियामेंट जाएंगे? हम अनाउंस करेंगे कोर्ट के फैसले की रोशनी में। हम लोग तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए। इस वक्त मैं आपको हतमी बात नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन ये है कि जैसे कोर्ट कमेटी के इजलास के हवाले से ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। पार्लियामेंट किसी किस्म का ऐसा कोई एक मीडिया चैनल चला रहा है, वापस जाएंगे जी, बिल्कुल उसी बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। विशफुल थिंकिंग किसी की हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। सर कोई डिस्कशन नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान करती है, फिर कोई मुज़ाकरात होती है उस चीज के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वापस आना, ऐसा कोई प्रपोजल ना अंडर डिबेट था, ना अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब, सर जो करने के लिए आप लोग आए थे कर लिया आपने सर। अब इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे आप मुस्तकिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, अभी इनको आप जरा समझाएं और आप जरा इनको बताएं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, ये एक बार इस्लामाबाद आए, ये 10 बार इस्लामाबाद आए यार। डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम इनकी तरह जो है ना रात की अंधेरी में रिकॉर्ड और वोट्स चेंज करके नहीं आए थे हुकूमत में। हम कॉन्स्टिट्यूशनल आए हैं। अभी मेरे भाई ने बात की अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड वी हैव कम विद ऑल द बुक्स एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई माई का लाल हमको चैलेंज कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अगर अभी तो आपने कुछ सुना है ना, अभी आपको पता चला कि एक कोई शायद वीडियो नहीं बल्कि एक क्लिप रिलीज हुआ है कि आउट हुआ, जिसमें आया है कि कौन किसको मिन्नतें कर रहा है, कितने खान के फोन आए थे, खान तो मरियम नवाज के क्लिप की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, उस क्लिप को मैंने सुना नहीं है। जो क्लिप मैंने सुना है सलमान भाई, जो क्लिप मैंने सुना है जी, और जिनकी आवाज मैं दिल से पहचानता हूं, मैं तो उसी की बात कर सकता हूँ। ना मैं मरियम साहबा की आवाज पहचानता हूँ, ना मैंने कभी फोन पे बात की, मैंने आमने सामने उनके बैठा हूँ। तो अभी तो अगर और दुआ करें कि और जो ऐसी ना लीक हो कॉन्वर्सेशंस, जिसमें तो इनके खास एक पार्टी के ओहदेदार वफाकी वजीर ने मिन्नतें की थी, पर अब मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मुझे इजाजत नहीं बोलने की। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको पता चल गया, पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया कि खान साहब सिवाय झूठ बोलने के और झूठा होने के कुछ भी नहीं है। अगर ज्यादा बात करते हैं ना, माजरत सर आपकी कदर कलामी होगी। तैमूर साहब ये बताइएगा, एक लॉजिकल एक बात समझी जाए, खान साहब जरदारी साहब के लिए मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं बंदूक की निशिस्त पर है। आप सोचें कि अगर ये मुज़ाकरात की बात होती, लेट सपोज अगर एक सेकंड के लिए हम तस्लीम कर लें कि अगर ये बात होती, वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में ही इसको डिनाई कर दिया था कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए दिल बड़ा करके मैं इसको तस्लीम भी कर लूं, तो सर आप समझते हैं इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी अगर ये करें? तो ये क्यों करेंगे, आपको क्या लगता है? चले एक काम करते ना, मैं जिनकी आवाजें जानता हूं, मैं तो कसम उठाने को तैयार हूं।
इमरान खान वैसे तो आयतल कुर्सी भी झूठी उठा के बात कर सकते हैं, उनके कोई मुझे भरोसा नहीं है उनका, पर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाए और आ जाए खान साहब आ जाए, आके बैठ के कसम उठा ले कि ये कॉन्वर्सेशन गलत थी, वो कसम उठा ले कि उन्होंने हमको कोई मैसेज और आप कसम के साथ कहते हैं कि ये उसी वाले से बात हो रही थी क्योंकि उन्होंने खान साहब का नाम लिया, इसके अलावा नहीं किया। अरे यार सलमान भाई ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें सलमान भाई, आप तो ना करें सलमान भाई। अच्छा चले मैं हसन मैं आपको इतना बता दूं, अच्छा जी आपको ये बता दूं सलमान भाई, अगर और चीजें निकल आई और लोगों के कन्वर्सेशन निकल आई तो इनकी वो उतर जाएगी। क्या टोपी हसन खावर साहब, सर ये बताइएगा पार्लियामेंट में वापसी का आप लोग फैसला अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं? ज़िमनी इंतखाब के हवाले से क्या फैसला हुआ? ज़िमनी इंतखाब लड़ने जाएंगे, लेकिन जो तालपुर साहब ने कहा ना कि हमारी हुकूमत आईनी है, तो इस पे मुझे वो शेर याद आया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है, क्या बात। बहरहाल नवाब साहब हैं तो जबरदस्त, अच्छा शेर पढ़ा है, तारीफ करनी चाहिए। अच्छा देखें, बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में जो है वो हमारा बिल्कुल इरादा है, हम भरपूर मुकाबला देंगे और उस मुकाबले में उतरने का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारी इलेक्शन का जो हमारा मुतालबा है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी मंजिल है, उससे हम किसी तौर पीछे हट रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल, लेकिन पंजाब में बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं। क्यों सर, इसकी क्या वजह है? लेकिन जिस पार्लियामेंट को आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर अमरीकी आशीर्वाद से लोगों को लाके बिठा दिया गया, रजीम चेंज की गई, तो उस पार्लियामेंट में आप इलेक्शंस लड़के क्या करेंगे? पार्लियामेंट तो आप जा नहीं रहे, तो सर फिर क्या करेंगे? वो फिर आप साबिक वजीर दाखिला नहीं, उनके हिसाब से तो नहीं करेंगे कि आपने हल्फ ही नहीं उठाना है? फिर मैं तो अभी पंजाब में जो लोग 20 सीट हुए हैं, मैं तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की आपको बात कर रहा था, वफाक की नहीं। वफाक का कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, वफाक का नहीं, मैं पंजाब के हवाले से बात कर रहा था। और पंजाब के हवाले से अगर मैं जवाब आपको दूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि हम भी एक सियासी जमात है, बज़्म इत्फाल में तो आए नहीं शिरकत के लिए, तो इससे कोई इख्तिलाफ नहीं करता है कि आप सियासी जमात है। मैं तो ये कहता हूँ आप चारों सुबह की सियासी जमात है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात ये है कि हमारी जो मंजिल है, हमारा मुतालबा है फौरी और शफाफ इलेक्शन, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी ये सियासी और जो माशी मसाइल हैं उसका हल सिर्फ इलेक्शन है, ताकि एक फुली केपेबल, फुली पावरफुल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट जो है ये बात कर सके। तो ये हमारा बेसिकली मंजिल है। उसकी रोशनी में जो कदम हमें सियासी फ़ायदा देगा हम वो उठाएंगे। अगर हम समझेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत जो है हमें सियासी तौर पे फ़ायदा पहुंचाएगी तो जाहिर है कि हम उस तरफ बढ़ेंगे, और अगर हम समझेंगे कि नहीं फ़ायदा देगी तो नहीं लड़ेंगे। तो सर ये भी बताइएगा ना, खान साहब भी कहते हैं तैयारी मुकम्मल नहीं थी। तैयारी मुकम्मल नहीं थी, लोग कम थे या फिर लोग ज़्यादा थे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के उसके हिसाब से नहीं थे? क्या मामला था जो आप लोगों ने धरना बिल्कुल कॉल ऑफ कर दिया एक टाइम? देखिए, अगर लोग ज़्यादा ना होते और लोग ना निकलते और लोगों की तरफ से कोई इंटरेस्ट ना होता तो क्यों पूरा दिन और रात से जो है रियासती मशीनरी जो है वो हर जगह जाकर लोगों पे मैंने भी राणा साहब से पूछना, भी ज्वाइन करेंगे मुझे 11:30 लोगों के ऊपर शेलिंग करती और आखिर तक लोग फिर पहुंच गए। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान साहब वजाहत कर चुके हैं कि इस वक्त जो हालात वहाँ पे थे उन्होंने मुनासिब समझा कि इस वक्त धरना ना दिया जाए, वरना सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है, इंतशार की तरफ जा सकती है और हुकूमत को एक नैरेटिव मिल सकता है कि जी हम तो कह रहे थे इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऑलरेडी लोगों ने वहाँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि जी मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी, जो कि बाद में बिल्कुल बेबुनियाद बात साबित हुई। तो इस सूरत हाल को रखते हुए उसके तनाजुर में खान साहब ने यह फैसला किया था। लेकिन आपने ये देखा कि बहुत कम हमारी हिस्ट्री में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि रियासती मशीनरी जो है वो इतनी बर्बरीत का मुजाहरा करे। हमारे दौर में तो ये तमाम लोग जलसे जुलूस मार्च करते रहे और आपको पता है कि हर जगह इनको फैसिलिटेट किया, लेकिन ये जो अपनी प्ले बुक यूज करें 1990 की दिहाई की, ये बड़ी पुरानी प्ले बुक है। उसी प्ले बुक को इस्तेमाल करते करते आज सूरत हाल ये आ गई है कि ये तमाम जमातों को इकट्ठे अपने तमाम उसूलों को, अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ बैठना पड़ रहा है। आज तालपुर साहब के जो लीडर हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर हैं, तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए भी और इनकी पार्टी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। लेकिन ये 90 की खुश हैं सर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
वजीर खारजा हैं। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूँ ना तैमूर तालपुर से, फिर मैं आपके पास आऊँगा, एक और मुझे आपसे मैटर डिस्कस करना है। तालपुर साहब ये बताइएगा कि खुश हैं सर इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी से? आप लोगों ने तो महंगाई मकाओ मार्च किया था कि भाई महंगाई को भगाओ, ये 190 का डॉलर जा रहा था, फिर 184 पर आया, अब तो 200 के करीब है, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। आप लोग तो महंगाई के खिलाफ, दो सवाल आते हैं मेरे, आप हमेशा आवाज उठाते थे, फिर दूसरा आपका एक तर्ज हुकूमत है, आप लोगों ने कभी एहतजाज को बजोरे ताकत दबाने की कोशिश नहीं की। आप राणा साहब के इस फैसले की या जिस तरह से जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया उसको सपोर्ट करते हैं या उसकी मजम्मत करते हैं? सलमान भाई, सबसे पहले बात तो हमने सारी उम्र हमारी सियासी जितनी भी आप तारीख देखेंगे तो हमने ना ही कभी डेमोन्स्ट्रेशंस को रोका है, बल्कि हमने इनकरेज किया। आप देखेंगे सिंध में आज तक कहीं भी कोई ऐसा होता है, हमारे डीसीज हमारे एसपीज को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मेक श्योर सिक्योरिटी का कोई मामला ना हो, पब्लिक को तकलीफ ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे किसी सरकारी इमारत को, किसी प्राइवेट पर्सन कोई तकलीफ हो, कोई नुकसान हो, गो अहेड। इसी तरह से हमने बड़ा क्लियरली अपने कोलिशन पार्टनर्स को, शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि जी इनको मार्च करने दें। ये 20 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, ये 20,000 लोग गए तो बड़ी बात है। यही हुआ, 10,000 बंदा भी नहीं निकला। जब आप निकलते हैं ना, जब सलमान भी अवाम निकलती है, अवाम को कोई नहीं रोक सकता। ये पुलिस, ये रेंजर्स, ये डंडे अवाम को नहीं रोक सकता। हम तो डंडे खा के भी लड़े। आप लोगों की मुशावरत से नहीं हुआ ये फैसला? नहीं, हमने भी बड़ा क्लियरली कहा था। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कहीं से, बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिली कि यस ये हथियार लेके आए हैं, इनको दंगा फसाद करना है, इनको बिल्डिंगें जलानी है। इन लोगों ने फॉरेस्ट तो जलाए ना इस्लामाबाद के। मैं सिंध का फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं, अगर ये हरकत सिंध में करते मैं इनको दिन में तारे दिखाता सलमान भाई। अच्छा, जिस तरह से ने हरकत किया, नेचर के अंदर नुकसान किया है, काश मैं वहां पर होता, मैं इनको बताता, या यहाँ पे कोई करे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि बड़ी ज्यादती हुई है और इनके इरादे खराब थे। हम शुरू में नाराज थे, पर जब हमने वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की तो देन अच्छा सर, क्योंकि मेरे पास टाइम की किल्लत है, एक मरियम नवाज साहिबा की भी जो है वो एक ऑडियो क्लिप आई थी, हसन खावर साहब से मैं पूछने रहूंगा, उसमें वो कह रही थी कि जनाब मीडिया को मैनेज मैं कर रही हूँ। किस कैपेसिटी में वो मैनेज कर रही हैं? पहले गुफ्तगू उनकी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जरा मजा आएगा फिर बात करने में। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ खबर साहब, ये मैनेज करने वाली बात है, ये किस कैपेसिटी में इन्होंने की है और किस तरह से मैनेज हो रहा है? क्या बात है? क्या मैं समझ नहीं पा रहा ये कि इन्होंने किस तरह से किस चीज को मैनेज करने की बात की। ऑब्वियसली मीडिया की बात कर रही हैं, लेकिन किस तरह से, किस तनाजुर में कर रही हैं? एक ऐसी खातून जिनके पास कोई ऐसा ओहदा ही नहीं है जिससे वो कोई इंप्लीमेंट कर सके, और फिर वजीर आजम तक रसाई। अच्छा देखें, इससे पहले मैं सिर्फ तालपुर साहब की एक बात पे कमेंट देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे लोगों ने दरख्तों को आग नहीं लगाई, लेकिन बहरहाल तालपुर साहब का जो जज्बा है इस मुल्क के दरख्तों के लिए बड़ा काबिल सताइश है, और मेरी दुआ है कि इनका यही जज्बा कौमी खजाने के बारे में भी हो, टैक्स पेयर के पैसे के बारे में भी हो। मेरी अल्लाह से दुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जिस ऑडियो की बात की, देखें आपको पता है यही तो मसला है। शाही खानदान जो है ये मैटर नहीं करता कि वजीर इत्तलाआत कौन है, ये मैटर नहीं करता कि काबीना में कौन है। बात यह है कि फैसले जो हैं वो सारे होने होते हैं रायविंड से, शाही खानदान तो रायविंड से भी नहीं हो रहा। आपने देखा कि पूरी काबीना चल के लंदन गई। लंदन में कौन सा हुकूमती ओहदेदार बैठा था, लेकिन लंदन से गए ना क्लैरिटी लेने। तो ये तमाम चीजें खुद फैसले करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हर चीज को मैनेज करने में यकीन रखते हैं। मैनेज करने का मतलब ये है, इनकी ख्वाहिश है कि मीडिया भी मैनेज हो, सियासतदान भी मैनेज हो, ऑपोजिशन भी मैनेज हो, इदारे भी मैनेज हो। तो ये मैनेजमेंट का मॉडल है, ये सियासत का मॉडल नहीं है। तो ये भी उनकी ख्वाहिश है, और जब वो मैनेज नहीं हो पाता उसके खिलाफ फिर तहकीकात शुरू हो जाती हैं। जैसे समीम इमरान साहब के खिलाफ शुरू होती है, उसका कई लोगों का माइक उठा के रखा जाता है। जब ऑपोजिशन मैनेज ना हो तो लोगों पे डंडे बरसाए जाते हैं। लेकिन ये सारे मैनेजमेंट के मिसाइल हैं। तो ये ऑडियो क्लिप जो है ये आपको उन्होंने एक सैंपल दिया है, ये तो पूरा मॉडल ही इस पे चलता है। तैमूर साहब, आप कुछ कहेंगे सर इस पर? ये मैनेज करने वाली बात, आपने हमेशा मीडिया की आज़ादी के हक में बात की है, हमेशा से एहतजाज को आपने कहा है कि कर लें। आपकी हुकूमत, ताहिरुल कादरी साहब ने भी बड़ा लंबा एहतजाज किया था। आप मुजम्मत करते हैं इस चीज़ की, ये नहीं होना चाहिए, ये आज़ादी सहाफ़त पर आपने भी बात की थी सर हमेशा?
मैं तो बहुत बात कर सकता हूं, पर आप आज इस दौर को चंद महीने पहले जरा कंपेयर करें। जो कानून जबरदस्ती लागू किए थे, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आ रहे थे आप लोगों की सहाफत की मुंह को बंद करने के लिए, वो क्या था। और मैनेजमेंट हमने मैनेजमेंट नहीं की। मैनेजमेंट तो वहां पे हो रही थी ना, सिंध हाउस पे अटैक किया जा रहा था। मैं तो सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ था, दर्जनों लोगों से अटैक कराया गया, पुलिस वो स्टैंडिंग एज अ स्पेक्टेटर वर देयर। तो ये हरकतें हम नहीं करते, हम आराम से बैठ के देख रहे हैं। हम इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट यार। हम मेहनत करते हैं, काम करने में एंजॉय करते हैं, तो एंजॉयमेंट होती है मेहनत करना। ठीक है, इनकी तरह थोड़ी जो है सो रात को एक फैसला, शाम को दूसरा, अगले दिन फैसला चेंज होता है। वो जैसे मूड चेंज होते हैं वैसे हर फैसला भी चेंज होता है इनका। तो हम उस तरह से नहीं करते। हम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तैमूर ताबूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हसन खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे, वजीर दाखिला है। उनसे पूछेंगे कि अगर उस दिन टीयर गैसेस का इस्तेमाल नहीं होता, उस दिन शेलिंग नहीं होती, अवाम को आने दिया जाता, आप खुद कह रहे हैं कि उनके साथ अवाम नहीं थी, तो फिर आने देते, खुद ही वो बेनकाब हो जाते, खुद ही वो सब कुछ सामने आते, एक्सपोज हो जाते। लेकिन उस वक्त एक रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। और फिर आज तो खान साहब ने भी कह दिया, केपी के वजीर ने भी कह दिया कि हम तो पुलिस का इस्तेमाल करेंगे और पुलिस लेकर आएंगे, जो रुकावटें होगी उसको हटाएंगे। फिर राना साहब की क्या हिकमत अमली होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो उस दिन हुआ, खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले, 25 तारीख थी, लॉन्ग मार्च के लिए निकले। लॉन्ग मार्च के वक्त रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, माएँ थी, बहनें थी, बच्चियां थी, बच्चे थे उनके साथ, लेकिन रियासती मशीनरी हद से ज्यादा इस्तेमाल की गई। क्या उस चीज को रोका नहीं जा सकता था? क्या यह मामला इतना ही संगीन हो सकता था? जिस तरह से जो हुकूमत में लोग, साहब के पास लोग तो थे ही नहीं, खान साहब के पास तो आवाम थी नहीं, मुश्किल से 7-8 हजार लोग थे, तो उनको आने देते। जब वो कानून हाथ में लेते तब आप उनकी गिरफ्तारी करते। तो मीडिया भी आपसे कहता, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। और फिर आज जनाब सीएम केपी ने भी एक बात की है कि हम पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन अब तैयार हैं। और उस तैयारी का मतलब शायद लोगों ने जो मतलब निकाला है और जो उन्होंने खुद बताया कि हमारे साथ पुलिस होगी केपी की, और जनाब जहां जहां रुकावटें होंगी उसको हटाएंगे। उसके बाद पहुंचेंगे। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सीएम केपी का जो शॉर्ट एक चला देते हैं, उन्होंने क्या कहा है गुफ्तगू पहले सुन लेते हैं, फिर राना सनाउल्लाह से बात करेंगे। बस सीएम केपी ये कह रहे हैं कि केपी के पुलिस इस्तेमाल की जाएगी। राना सनाउल्लाह साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि अगर वो चीजें नहीं होती तो क्या आपको नहीं लगता ज्यादा बेहतर होता? पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में गलत गया है। आपने अपने लोगों पर शेलिंग कर दी, अपने लोगों पर लाठियां बरसा दी, उन पर खवातीन थे, बच्चे थे, बच्चियां थी, वहां पर लोग थे, और वो आवाम थी सर, वो किसी के कारकुन नहीं थे। इतनी शेलिंग, ये चीज को रोका नहीं जा सकता था? नहीं, वो यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आ रहे थे। वो एक यानी फसादी और गुमराही के एजेंडे के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला करने के लिए से आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे सर? और उनका यहाँ पे आके अफरा तफरी और अनारकी फैलाना उनका मकसद था। ठीक है, वो उसमें मासूम लोग भी होंगे, उसमें ऐसे लोग भी मानते आप मासूम लोग थे सर? वो ज़हनी तौर पे इस चीज को जो है वो नहीं समझते होंगे, क्योंकि फितना और फसाद का एजेंडा तो इमरान खान का एजेंडा है ना। ये है वो शख्स जो इस कौम को तकसीम करना चाहता है। अच्छा। इस कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। तो लोग जो है वो बोलपन में भी जो है वो ऐसे लोगों के पीछे जो है वो लग जाते हैं। तो इसलिए फिर जो रियासत पे हमले के लिए से आ रहा हो तो उसको रोकना और उसको जो है वो गिरफ्तार करना, ये उसके सर अपने लोग थे, रियासत पर हमला करने नहीं आ रहे थे, रियासत से अपनी बात मनवाने के लिए आ रहे थे, एहतजाज करने के लिए आ रहे थे। एहतजाज का हर एक को हासिल होता है। लेकिन ये बताइएगा सर, आंसू गैस का आपने इस्तेमाल किया और इतनी आपने आंसू गैस का इस्तेमाल किया कि शायद माजी में इसकी नजीर नहीं मिलती। और यह कहा जा रहा है कि एक आंसू गैस होती है आवाम को मुंतशिर करने के लिए, एक आंसू गैस होती है जो कि दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और आपने वो आंसू गैस इस्तेमाल किया, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इनको इस चीज का पता ही नहीं है। ये ऐसे ही अपने पास से थ्योरियां जो है वो चलाते रहते हैं। दहशतगर्द के लिए और आम आदमी के लिए कोई टीयर गैस जो वो मुख्तलिफ होती है, वही टीयर गैस है और वो इन्होंने खरीद के रखी हुई थी, मैंने तो नहीं आगे खरीदी।
अच्छा, अपनी हुकूमत में तकरीबन कोई 12,000 गैस का सेल जो है ये इनकी हुकूमत का खरीदा हुआ है। ये इन्होंने खरीदा था, वैसे खरीदा इन्होंने हमारे लिए था। अच्छा, तो अब वो इस्तेमाल इनके ऊपर हो रहा है, तो उसमें से तकरीबन कोई 7-8 हज़ार इस्तेमाल हुआ है इनके ऊपर, और उससे 7-8 हज़ार शेल आपने इस्तेमाल की। तो अब आइंदा के लिए हम इसको डबल कर रहे हैं इसके। सर आप ये कह रहे हैं उन्होंने खरीदा था, लेकिन उन्होंने आप पर इस्तेमाल तो कभी नहीं किया ना। मरियम नवाज साहबा ने जलसे किए इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च लेके चले गए, लेकिन किसी ने इतना सख्त किस्म का रियासती जबर नहीं किया था। फिर आपने क्यों इस्तेमाल कर दिया? बात करने के लिए आते, बात कर लेते आप उनसे। माजी में भी तो आप लोगों ने इनको इजाजत दी थी। नहीं, ये तो एक यानी जो है ना, ये फसाद फिलहाल इनका एजेंडा है जी। ये नासूर है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। सर, इसका जो है वो कला कुबा करना, इसकी सरकोबी करना जो है, ये कौम के बेहतरीन मुफाद में है। इसके जो लोग जो इसके बहकावे में और इसकी गुमराही में आ चुके हैं, उन लोगों को हम सब का फर्ज है कि हम उनको समझाएं। ऐसे समझाएंगे सर? इस बात को वापस करवाएं कि वो इस गुमराह शख्स के पीछे जो है वो ना लगे। तो इनका तो जो एजेंडा है उसके पेश नजर थे, उनको इसी तरह से रोका जाना चाहिए था और दुरुस्त रोका गया है। और आइंदा भी अगर ये है कि इनको और ज्यादा सख्ती से रोका जाना चाहिए और इनको किसी सूरत शहर के अमन व अमान को या वो गुमराही का शिकार या उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। सर काफी सख्त आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे अपने लोग हैं। ये हमारे अपने लोगों का मतलब ये है कि पाकिस्तानी आवाम है, इसको हम सियासत से कतई नजर होकर सोचें। माएँ बहनें बच्चे थी, अगर आप जो बात कर रहे हैं उनको समझाने वाली, समझाने का तरीका नहीं होता। लेकिन सर क्या लगता है आपको, कितने लोग थे इनके साथ? ये देखिए, ये जब रात को पहले ये आए हैं इधर पी चौक में, उस वक्त इनकी कोई 3 से 4 हज़ार की तादाद थी। अगर हम इनको अलाउ करते और ये यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेते तो उसमें इजाफा हो जाता। और फिर जब ये बाहर से आ रहा था तो इसके साथ भी लोग थे, तो फिर लाजमी है कि ये रेड जोन को ब्रेक करते और उसके नतीजे में यहाँ पे बड़ी तबाही हो सकती। लेकिन ये जो हमारे सामने जिस तरह की ये सूरत हाल जो है वो दरपेश थी, ठीक है, तो हमने इनको जब डी-कॉन चौक से पीछे धकेला है तो उसके बाद फिर इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये दोबारा वहां तक तो केपी पुलिस को लेकर आ रहा हूं। तो जब ये इसने सुबह अपना जो है वो लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया है, तो उस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मैं खुद अपनी बात नहीं करता, एजेंसी ने तो इससे बहुत कम तादाद बताई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये 7 से 10 हज़ार के दरमियान थी। ये 7 से 8 हज़ार लोग थे। तो आपने एक बंदे के लिए एक शेल इस्तेमाल किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो ये कह रहे हैं केपी की पुलिस इस्तेमाल करेंगे और जहां जहां रुकावटें लगाई हैं वहां से रुकावटें खत्म करेंगे, अब हम पूरी तैयारी से आएंगे। शायद पहले तैयारी नहीं थी, तो आपको लगता है धरना इसीलिए कॉल ऑफ किया गया कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी? नहीं, ये पूरा 1.5 महीना क्या करता रहा, ऐसे खज्जल होता रहा पूरे मुल्क में। ये इसकी तकरीरें देखें, इसके जलसे देखें, हर जगह पे जाके इसी फसादी एजेंडे को और इसी फितने को जो है ये फैला रहा था। अच्छा। और लोगों को इस बात के ऊपर आमादा कर रहा था कि आप आए और वहाँ पे आके जो है वो एहतजाज करें। और ये कह रहा था कि जनाब 20 लाख लोग जो है मेरे साथ इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होंगे। अच्छा। तो वो फिर लोग नहीं आए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग आए ही नहीं। अच्छा, यानी जो बाद शहरों में कुछ छोटा मोटा नहीं आए तो फिर आने देते ना सर। पुलिस के साथ जो है वो आमना सामना हुआ है, तो वो भी कई जगह पे कोई 250 लोग थे, किसी जगह 150 लोग थे, किसी जगह पे पूरे थ्रू ऑल पंजाब कोई ऐसी सूरत नहीं मिली कि वहाँ पे कोई 1000-2000 बंदे एहतजाज कर रहे हों। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करके वहाँ पे आगे बैठ जाते जो उन्होंने H9 जगह इनके लिए मुख्तस की थी, ठीक है, तो यकीनन वहाँ पे इनके बैठ जाने के बाद हो सकता है कि फिर इनके साथ ज्यादा लोग जो है वो जमा हो जाते और ये तादाद जो 8-10 हज़ार है ये 14-15 हज़ार तक चली जाती। सही है। लेकिन वो सारी चीजें जो है वो इसी तरह से जो है वो ठीक, तो इसलिए ये चीज जो है ये इसको पेश नजर रखते हुए इस फसादी एजेंडे को, ये सिर्फ हमारा गवर्नमेंट का या PMLN का ही नहीं काम, सबका पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि इसको रोके।
ये फितना है। अच्छा, अगर अब दोबारा एहतजाज के लिए आते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं अभी तो शायद 3-4 दिन गुजर चुके हैं, 2-3 दिन रह गए हैं जो उन्होंने कॉल दी है, आपको लगता है दोबारा आएंगे? अब शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं ना कि हम आपको जगह देते हैं, आप आए एहतजाज कर लें, कोई मसला नहीं है, एहतजाज के लिए जगह देते हैं। तो अब तो आप रुकावटें नहीं डालेंगे ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि मैं इनको जगह देता हूं, आए एहतजाज कर लें। तो इसकी गारंटी क्या है? किस चीज की? इसकी क्या गारंटी है इसकी? ये आएंगे और आके वहां पे बैठ जाएंगे और अपना एहतजाज छुटवा के चले जाएंगे। इनको पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इनको इतना, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही ये बंदा कोई 8-10 हजार हुआ था। अच्छा। वरना पहले तो यहाँ इस्लामाबाद में 100 बंदा नहीं था। अच्छा। इंडिया में 50 बंदे किसी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इजाजत दी और कहा कि रुकावटें दूर कर दें, हर चीज को खोल दें और इनकी जो है वो दरखास्त की शुरुआत शुरू की, तो उस वक्त जो है ये सारी सूरत हाल मिली है। उस वक्त लोग वो तो कह रहे हैं आज है, आप कह रहे हैं कि क्या क्या जो है गारंटी देंगे, लेकिन आपको लगता है दोबारा आएंगे अब खान साहब ये फैसला करेंगे? देखिए जी, मैंने तो पूरी तैयारी की है। अच्छा, दोबारा तैयारी है? हमने पूरी तरह से आप भी तैयार हैं? को मुहैया किया है हमने, जहाँ कहीं कोई कमी कुछ, और हम इंशाल्लाह ताला अब इसको केपीके से नहीं आने देंगे। ये वहां से जो है ना हवा में हेलीकॉप्टर में आएगा, ये जुलूस लेके जो है वो इसको नहीं आने देंगे। और बाकी रही बात के यहाँ पे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी डिवीजन में, दूसरा पंजाब के जो एरिया है, साउथ पंजाब है, सिंध में तो हर किसी को पता ही नहीं था, मासवाए कराची के, बलूचिस्तान में भी किसी को खबर नहीं थी। तो रेस्ट ऑफ द पंजाब में अब हमने जो है वो मुकदमे दर्ज किए हैं इनके खिलाफ दहशत गर्दी के, और जो इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, फायरिंग की और स्टेट के ऊपर हमलावर हुए, तो उन मुकदमात में कुछ लोग तो नामजद हैं और सैकड़ों नामालूम है। अच्छा। तो हम इनके जितने भी बंदे चाहें तो उन मुकदमे में आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो बड़े जायज और बड़े। कोई गिरफ्तार है अभी भी या सबको रिहा कर दिया है? कोई गिरफ्तारी है अभी भी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, या सबको रिहा कर दिया गया? नहीं, अब तो कोई गिरफ्तार नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राना सनाउल्लाह साहब हमारे वजीर दाखिला हैं, लेकिन जनाब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आवाम पर, हमारी लोगों पर इस तरह से शेलिंग की गई, लेकिन इन्हीं के वजीर दाखिला के दौर में जनाब एक बच्ची अगवा होती है, कराची से ये बच्ची अगवा होती है, अगवा होने के बाद लाहौर चली जाती है, वहाँ जाके निकाह कर लेती है, निकाह करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और अभी तक उस बच्ची को बाजियाब नहीं कराया गया। अदालती अहकामात सामने, हर चीज़ सामने है, लेकिन उसके बावजूद दुआ जहरा को अभी तक बाजियाब कराकर कराची में, सिंध में नहीं लाया गया है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कराची से लापता होने वाली लड़की दुआ जहरा को सिंध पुलिस अब तक बाजियाब कराने में क्यों नाकाम है जनाब? आज सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। दुआ जहरा को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने पर नाकामी पर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध कामरान फजल को ओहदे का चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने दुआ जहरा को बाजियाब न कराने पर पुलिस पर बरहमी का इजहार भी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि पुलिस बच्ची को बाजियाब नहीं कराएगी तो क्या करेगी? वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि कौन है इतना ताकतवर जो लड़की को बाजियाब कराने में अभी तक रुकावट बन रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब दुआ जहरा के वालिद साहब मेरे में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा आज क्या अपडेट आई है सर? ये आज तो पेश करना था ना, तो क्यों पेश नहीं किया गया? सर आज हम बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि आज हर सूरत में बच्ची को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही थी और जो सोर्सेज थे
वो ये कंफर्म कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्ची प्रोड्यूस नहीं हुई। और पुलिस ने आज जो कोर्ट के अंदर जो आकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, वो जज साहब ने मुस्तरद की और उन्हें ये कहा कि आप जो हैं वो बिल्कुल स्टोरीज सुना रहे हैं और हर डेट के ऊपर आप आके एक नई स्टोरी सुना देते हैं और जो है वो जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जज साहब ने आज आईजी साहब के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब इनको जो है वो पुलिस जो है अगर उसकी जो एफर्ट्स हैं उसमें कोई लैक है तो वो मेरा ख्याल है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। ठीक है सर, आपका राब्ता हुआ कभी दुआ से जब से वो लापता हुई है उसके बाद से कभी राब्ता किया आपने या उसने राब्ता किया या आपके दरमियान कोई राब्ता कराने की कोई कोशिश की गई? सर बच्ची जिस दिन से मिसिंग है मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। मैंने बच्ची को जस्ट 2-3 दफ़ा जो है वो मीडिया के ऊपर देखा। एक दफ़ा उसका 164 वाले बयान वाले दिन उसकी वीडियोस चली थी। सेकेंडली मेरा ख्याल है सेकंड उसका 15 मई वाले दिन एक बयान आया था और थर्डली वो बर्थडे वाली वीडियो आई थी। इसके अलावा तो मैंने बच्ची को देखा ही नहीं। अच्छा, तो काज़मी साहब आपकी औलाद है और बाप बेटी का रिश्ता जो होता है ना बड़ा करीबी रिश्ता होता है, एहतराम का रिश्ता होता है और कहते हैं कि बेटियां तो बाप से ज्यादा सबसे ज्यादा करीब होती हैं। लेकिन हम जो मनाजिर देखते हैं, जो उनकी वीडियोस निकल कर आती हैं, केक काट रही हैं, खुश हैं, जिसके साथ हैं, आप कहते हैं अगवा किया गया, वो वहां से जो है वो केक काटने की वीडियो आ जाती है, तो इसमें सर अगवा और बाजियाबी लफ्ज इस्तेमाल करना जायज है? आपको लगता है उसको अगवा किया गया या वो प्रेशराइज है किसी तरीके से? सर बिल्कुल वो इस तरह से कि देखिए मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये बच्ची को इसके पीछे एक पूरा माफिया इन्वॉल्व है और आज कोर्ट के अंदर भी इसकी बाज़गश्त हुई। बच्ची चूँकि उनके पास है, वो अंडर प्रेशर उससे किसी भी किस्म की वीडियोस बनवा सकते हैं। जो उसके बयान थे, अगर आप उस जो 15 मई वाला जो बयान था ये वीडियो से पहले वाला है। वीडियो तो उसकी 27 मई को उसकी बर्थडे थी जो कि उन्होंने किसी भी रीज़न से वो छुपा के रखी। उन्होंने जो ये वीडियो लीक की वो 15 मई के बाद की। अगर आप 15 मई की वीडियो में बच्ची की सेहत मुलाहिजा करें तो वो इंतहाई वीक हो चुकी है, जो कि सब ने इसका बहुत तशवीश का इजहार किया है। सेकेंडली जो उनकी फाइनेंशियल हालत है, जो ये लोग हैं, ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा जो है वो माली है। ये भी पुलिस ने कोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश की। तो इसकी फैमिली जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में 3-4 ग्रेड के ऊपर काम करते हैं। तो इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस काबिल नहीं है कि जितनी बड़ी सर्च ऑपरेशन हो रहा है और उनके घर के बहुत सारे अफराद जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा आप सर्च ऑपरेशन के बाद भी आप छुपते फिरें और पुलिस को गिरफ्तारी न दें। अच्छा सर, ये माफिया जो होता है ना, ये फिर माजरत बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन लड़कियों को अगवा करते हैं, उनके साथ फिर बहुत गलत काम भी करवाया जाता है। ये तो निकाह करवाया गया है, निकाह किया गया है, निकाह के वाले से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस माफिया में अभी तक कोई बड़ा नाम निकलकर सामने नहीं आया, और ये माफिया आपके खिलाफ क्यों काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? सर पहले तो मैं ये निकाह वाला बता दूं, ये माफिया का ये जो माफिया है ये करता ही है कि बच्चियों को उठाता है और उनको निकाह की एक प्रोटेक्शन के अंदर ले जाता है, चाहे वो झूठा निकाह हो चाहे सही हो। मेरे वाला जो है ये इसके अंदर जो निकाह खान और जो गवाह अरेस्ट हुए और उसके अलावा जो लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने ये बताया कि जी ये निकाह तो फेक था, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट था। उसके अंदर जो स्टैम्प और अंगूठा जो निकाह खान का था, उसने कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया कि ये मेरा जो इसमें अंगूठा और साइन स्टैम्प है, लेकिन ये जो वकील है इसको मैंने ये 3-4 निकाह में इसने मुझसे ऐसे लिए हुए थे और ये इसने पहले भी एक मिसयूज किया था। आप कह रहे हैं ये जाली है सर, क्योंकि टाइम की मेरे पास किल्लत है। आप ये बताइएगा, आपकी अभी मैं आपकी जो काविश है ना उसको सलाम पेश करता हूं, जिस तरह से आप अपनी बेटी को बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर बाप के लिए एक मिसाल हैं। ये बताइएगा रुकावट कहां आ रही है बीबी? बाजियाब कौन नहीं करवा पा रहा? पुलिस नहीं कर पा रही? पंजाब पुलिस की गफलत है? किसकी गफलत है?
देखिए, सिंध पुलिस ने अपनी जो आज इन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हम जहां भी जाते हैं हमारे अगेंस्ट स्ट्रांग किस्म की रेजिस्टेंस होती है। अच्छा। जैसे लाहौर में हुई, वहां पे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, फिर पंजाब पुलिस की तरफ से हुई। उसके बाद केपीके के अंदर उन्होंने आज एडमिट किया कि केपीके पुलिस के कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हैं और एडवोकेट्स इसमें बहुत सारे हैं जो बड़ी स्ट्रांग रेजिस्ट कर रहे थे। तो देखें, ये इसके पीछे जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे जो माफिया है उन्होंने जो पुलिस के अंदर अपनी लाइंस रखी हुई हैं। अच्छा। पुलिस जो करना चाहती है वो उससे पहले ही उनको पता चल जाता है और यही वजह है कि तब से गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी दुआ है कि आप अपनी बेटी से जरूर मिले, बेटी बाजियाब जरूर हो और दुआ अपने घर पर वापस आए। और इसमें अगर अगवा का एलिमेंट है जो कि आप बता रहे हैं, तो जनाब ऐसे लोगों के, ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त कानून हरकत में आना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ नहीं जो कि अपने हक के लिए निकल रहे हो, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।